Assalamu alaikum dear students. This is Mir Khusro, one of your botany tutors here at eMorphology classes, and I welcome you all to this board sure shot series being organized by eMorphology classes obviously for you. So without wasting much of your time, what I have been assigned to teach you is morphology of flowering plants, followed by anatomy of flowering plants. And as you all of know, must be knowing that morphology of flowering plants along with plant kingdom carries a total of 9 marks in your board examinations, right? So moving straight away towards the topic, I will discuss about morphology of flowering plants. But as you all of know that all the topics will not be covered in detail, I will be precise and I will stick to those questions which have high probability of being asked in the examination. So morphology, at the outset, I will tell you that morphology, what is morphology? Shabash. Students, morphology के बारे में अगर हम बात करेंगे, it means study of external features. ये तो आप सबको पता है कि अगर हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो उस साइंस को, उस बॉटनी की ब्रांच को हम बोलते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी. ठीक है? सो अब इस मॉर्फोलॉजी में बच्चा किसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करनी है? फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में. शाबाश, फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, यस, एंजियोस्पर्म्स. इनको एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं. शाबाश बच्चा. अब देखो मॉर्फोलॉजी में किन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आप ख्याल रखो बेटा. एक बात, वेनेशन. वेनेशन इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में. व्हाट इज वेनेशन? लेट्स मूव स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स द टॉपिक. वेनेशन क्या होती है? Venation is defined as, yes मेरा बेटा, venation is called arrangement of veins and veinlets. Arrangement of veins and veinlets in the lamina. Arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf. ठीक बच्चा? This is venation. Say for example, यहां पर एक लीफ है बेटा. इस लीफ में बीच में से एक वेन रन करती है. आप लोगों को पता होगा इस लीफ की इस वेन को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वेन. इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वेन. और समटाइम्स यू कॉल इट एज मिडरिब, राइट? इस मिडरिब से फिर छोटी छोटी वेन्स निकलती है बेटा, ऐसे छोटी छोटी वेन्स, राइट? और समटाइम्स इन वेन्स से फिर वेनलेट्स भी निकलते हैं ऐसे बेटे. ये देखो, ये वेनलेट्स हैं. ठीक बच्चा? अब क्या होता है बच्चा? वेनेशन जो है, लीव्स में वेनेशन जो होती है बेटा, इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. एक होती है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन, उसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन. और एक होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. अब रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है बच्चा? मैंने अभी आपको बताया, अगर ये प्रिंसिपल वेन है, इस प्रिंसिपल वेन में यहां से फिर वेन्स निकलते हैं. ठीक है?
फिर इन वेन्स से वेनलेट्स निकलते हैं बेटा, ऐसे ये वेनलेट्स हैं, ठीक स्टूडेंट्स, ये वेनलेट्स हैं। अब इन वेनलेट्स की बदौलत क्या हुआ बेटा, अगर आप यहां देखोगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए नेटवर्क, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जिसको हम रेटिक्यूलम भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन रेटिक्यूलेट वेनेशन, वेनलेट्स form a network inside the lamina. So वेनलेट्स एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं बच्चा लेमिना के अंदर, किस वेनेशन में, रेटिक्यूलेट वेनेशन में, और ये वेनेशन कॉमन होती है बेटा इन डाइकॉट्स। रेटिक्यूलेट वेनेशन इज कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट्स. So how can we define venation? The mode of arrangement of veins inside the lamina of leaf. Mode of arrangement of veins inside lamina. All right. शाबाश. सो वेनेशन की कितने टाइप्स बताए बच्चा, 2 टाइप्स, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होता है बेटा, इन रेटिक्यूलेट वेनेशन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क इनसाइड द लेमिना ऑफ लीफ, एंड दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉमन इन केस ऑफ डाइकॉट्स. नाउ लेट अस टेक पैरेलल वेनेशन. नाउ अब पैरेलल वेनेशन में आप याद रखिए बेटे, यहां पर जो वेनलेट्स होते हैं वो या तो रिड्यूस्ड होंगे या तो एब्सेंट होंगे. ये जो छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेन्स होंगी दे विल रन पैरेलल विद ईच अदर एंड देयर विल बी नो वेनलेट्स, और दे विल बी रिड्यूस्ड सच दैट देयर इज नो नेटवर्क फॉर्मेशन. यहां पर कोई नेटवर्क अंदर लेमिना के नहीं बनता है, इसलिए हम उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. सो नो नेटवर्क इज फॉर्म्ड, यहां पर कोई नेटवर्क नहीं बनता. और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉमन वेनेशन होती है मोनोकॉट्स में. यस बेटा. सो दिस इज अबाउट वेनेशन. अब देखो बच्चा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए यहां पे. सपोज बच्चा, अगर यहां पर एक लीफ है, इस लीफ में बीच में यहां से एक वेन रन करती है, और आप लोगों को पता है दिस वेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वेन, और वी कॉल इट एज मिडरिब, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज रैकिस. अब मुझे आप बताओ बेटा, इस लेमिना के अंदर कितनी प्रिंसिपल वेन्स हैं? शाबाश, एक प्रिंसिपल वेन है ना. So this type of venation where we have a single principal vein in the lamina, this is called bacha pinnate. Pinnate venation, इसको pinnate venation बोलते हैं बच्चा, और unicostate venation भी बोलते हैं. Pinnate और unicostate, ये मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. देखो क्या मैंने आपको बताया, अगर लेमिना में सिंगल प्रिंसिपल वेन है, सादा लफ्जों में याद रखिए, अगर सिंगल प्रिंसिपल वेन है लेमिना में, तो उस वेनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिनेट वेनेशन और यूनिकॉस्टेट वेनेशन. देयर मे बी अनदर केस where the lamina has many principal veins like this. See, ये बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स यहां पर हैं बच्चा, ये देखो, ठीक. सो सच अ कंडीशन, सच अ वेनेशन इज कॉल्ड पामेट वेनेशन. इसको पामेट वेनेशन बोलते हैं बच्चा मेरा, या मल्टीकॉस्टेट. बस इतना सा याद रखना है आपको बेटे, ठीक. So, on the basis of number of principal veins, venation can be divided into 2 categories. One is called pinnate venation, another is called palmate venation.
unicostate, multicostate, single principal vein in unicostate, many principal veins in multicostate, right? So ये चीज याद रखिए बच्चा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज दैट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स। शाबाश बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। और आपकी टेक्स्ट ने जो मेंशन किया है बेटा, टाइप्स ऑफ लीव्स जो है हमारे पास दो हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक होता है बेटा सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और एक होता है बेटे कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। सो दो टाइप्स है लीव्स के, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। जरा बेटा ख्याल रखो आप, अगर यहां पे एक लीफ है, ये इसका लैमिना है, और ये बीच में यहां से मिडरिब है, प्रिंसिपल वेन है या रेक्स है, वट एवर यू कॉल इट, ये प्रिंसिपल वेन है या मिडरिब है। जरा बताइए बेटे, ये जो लीफ का लैमिना है, क्या ये डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? शाबाश, ऑब्वियसली अनडिवाइडेड है, इसमें इंसिजन्स नहीं है। यहां पर एक और लीफ है बेटा, ये देखो, ये देखो बेटे, ये एक और लीफ है, इसमें और इसमें कैटेगोरिकल आपको डिफरेंस दिख रही होगी। यहां लैमिना अनडिवाइडेड है, यहां लैमिना डिवाइडेड है। यहां जब लैमिना डिवाइड हो चुका है, इंसाइज हो चुका है, लेकिन ये इंसिजन्स जो हैं ये मिडरिब को टच नहीं करते हैं बेटे, ठीक है। सो हियर यहां तो कोई मसला नहीं है, यहां तो अनडिवाइडेड लैमिना है, यहां लैमिना डिवाइड होने के सबब फिर भी ये इंसिजन्स मिडरिब को टच नहीं करते। दिस टाइप ऑफ लीफ वायर द लैमिना इज अनडिवाइडेड और इफ डिवाइडेड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, सच टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ। शाबाश बेटे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। एक और सिचुएशन है बेटा, देखो क्या, अगर यहां पर सिचुएशन ऐसी है बेटा, ये देखो, ये सिचुएशन ऐसी है, ये एक लैमिना है, ये पामेट वेनेशन की एग्जांपल है। देखो यहां पे मनी प्रिंसिपल वेन्स है, इसलिए पामेट है ना। यहां पर सिंगल प्रिंसिपल वेन है, इसलिए पिन्नेट है, दिस इज पिन्नेट कंडीशन। यहां पे लिखो मैं बेटे, ये पिन्नेट कंडीशन है क्योंकि यहां सिंगल प्रिंसिपल वेन है, और यहां मिनी प्रिंसिपल वेन्स है, तो ये पामेट कंडीशन है। शाबाश, पामेट, ऑलराइट। लेकिन यहां भी क्या हुआ बेटा, यहां इंसाइज हुआ है, लैमिना इंसाइज हुआ है, लेकिन ये इंसिजन्स पूरे नीचे नहीं आए हैं, ये पीटियोल के टिप को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब द इंसिजन्स आर नॉट टचिंग द टिप ऑफ पीटियोल, इट इज, though it is incised, but the incisions do not touch the tip of petiole. So these types of leaves are called simple leaves. So how can we define it now? How can we define it? So can I say a leaf is simple, a leaf is, yes beta, a leaf is said to be simple. एक लीफ सिंपल होता है कब? जब इसका लैमिना, when lamina is undivided, ये वाली सिचुएशन कि लैमिना यहां पर अनडिवाइडेड है, और इफ डिवाइडेड, या अगर लैमिना डिवाइड होता है बेटे, द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, द इंसिजन्स डू नॉट टच मिडरिब, इंसिजन्स मिडरिब को टच नहीं करते बेटा, ठीक है। ये देखिए, क्या यहां इंसिजन्स ने मिडरिब को टच किया है? नहीं। यहां पर क्या बोल सकते हैं? द इंसिजन्स डू नॉट टच द टिप ऑफ पीटियोल और टिप ऑफ पीटियोल। ठीक बेटा, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मैंगो।
Mango is an example, right? So a leaf is said to be simple if its lamina is entire. If the lamina is entire, like this. Or if incised, the incisions do not touch the midrib or the tip of petiole. Example, mango. Second, let us move towards the next category, and that is the compound leaf. अब देखिए बच्चा, बहुत सिंपल है कंपाउंड लीफ. ये देखो बेटे, अभी तक मैं आपको सिंपल बता रहा था. ये बच्चा जरा यहां मेरी तरफ ध्यान रखो आप. ये देखो बेटे. So is this leaf simple or compound? Sir, this leaf is simple. Why? Because the incisions do not touch the midrib. Yes, bacha, you are right, absolutely right. What is this leaf? Yes, beta, what is this leaf? Is this simple or compound? Again, this is simple because the incisions do not touch the tip of petiole. So this is a simple leaf. This is a simple leaf. What if the incisions touch the midrib here? What if the incisions touch the tip of petiole? So the situation will become like this. So this lamina, if these incisions are touching the midrib, so the lamina will divide into small individual leaflets. See, these are leaflets. Same thing will happen here. The lamina will divide into individual leaflets like this. See. But situation is, here the leaflets touch the midrib. Here the leaflets touch the tip of petiole. Right? Now this becomes compound leaf. So this is a compound leaf here. And this is a compound leaf here. So how can we define a compound leaf now? A compound leaf is one where the lamina divides into individual leaflets. Simple as that. Again, so a leaf is compound when lamina divides into leaflets. Right. But there are two situations, bacha. What? एक situation where the leaflets touch the midrib. एक situation है where the leaflets touch the tip of petiole. So this situation where the leaflets touch the midrib, it is called a pinnate. It is called a pinnately compound leaf. It is called a pinnately compound leaf. Clear? And this type of leaf, where the leaflets touch the tip of petiole, it is called palmately compound leaf. Palmately compound leaf. Pinnately compound leaf की example जो आपकी text में भी mentioned है, that is neem. As a dialectica indica, इसका botanical name है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप simple याद रखिए नीम. Palmately compound leaf की example आपकी text में mentioned है बेटा silk cotton. Silk cotton. Alright. This is all about types of leaves. So venation भी हो गया आपका, then types of leaves. Next, we'll be moving towards another important topic that is also related with leaf, and that is called beta phyllotaxy. That is called phyllotaxy or phyllotaxis. Phyllotaxis. Phyllotaxy or phyllotaxis. And what is this? अगर definition की बात करें तो phyllotaxy means mode of arrangement. इसको बोलते हैं बेटे mode of arrangement of leaves on stem or its branches.
मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और इट इज ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है बेटा? से अगर यहां पर स्टेम है, आप लोगों को पता है स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। शाबाश। से ये स्टेम है, यहां पर नोड है, ये देखो बेटे दीज आर नोड्स, दीज आर ऑल नोड्स। और नोड क्या होता है बेटा? यहां पर आपको पता चलना चाहिए, नोड इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेम where a leaf is born. So node वो पार्ट है स्टेम का जहां से लीफ अराइज होता है, और दो नोड्स के बीच वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बेटा, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। ऑलराइट, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे एक नोड पर एक लीफ अराइज हुआ है, ठीक। एक और सिचुएशन हो सकती है, सपोज ये स्टेम है, ये नोड्स हैं, यहां एक लीफ अराइज हुआ है, यहां एक लीफ अराइज हुआ है, सेम सिचुएशन यहां भी है, ये देखो बच्चा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? यहां पर एक नोड से एक लीफ अराइज हुआ है, यहां एक नोड से दो लीव्स अराइज हुए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। एक और सिचुएशन हो सकती है बेटे, देखो कैसे, ये देखो एक नोड से अगर दो से ज्यादा लीव्स अराइज होंगे, ऐसी सिचुएशन। सो दिस अरेंजमेंट, दिस पैटर्न और मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम is called phyllotaxy, and you know this phyllotaxy can be divided into three types. One is this, where a single leaf is born, जहां पर बेटा एक लीफ अराइज होता है एक नोड से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पाइरल फाइलोटैक्सी। इसको हम बोलते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सी, और इट इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। स्पाइरल और अल्टरनेट क्या होता है इसमें बेटा? सिंगल लीफ, सिंगल नोड, और अल्टरनेट फैशन में प्रोड्यूस होती है। यानी यहां पर ये लीफ इस साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये लीफ इस साइड प्रोड्यूस होगा, देन इट फॉलोज ए अल्टरनेट पैटर्न। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की एग्जांपल आपकी टेक्स्ट में मेंशन्ड है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, mustard, sunflower and China rose. Mustard, sunflower and China rose. These are the three important examples of which type of phyllotaxy? Spiral or alternate phyllotaxy. Next, this type of phyllotaxy where two leaves, a pair of leaves is formed on one node in opposite direction, this is called opposite phyllotaxy. This is called opposite phyllotaxy. Opposite. So opposite में क्या होता है बेटा? A pair of leaves. A pair of leaves arises from each node. एक नोड से लीफ की एक पेयर प्रोड्यूस होती है इन कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटे, इसकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है बेटे इसकी, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस and there is guava. Guava, shabash. Then we have last type of phyllotaxy, and this type of phyllotaxy is called whorled phyllotaxy. Whorled phyllotaxy. And what happens here, as you can see in the diagram, more than two leaves are formed from a single node. जब एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स अराइज होंगे, उसको हम बोलेंगे whorled phyllotaxy
और एग्जाम्पल है यहां पर एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया। सो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में मोर देन 2 लीव्स arise from single node. एक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स arise होते हैं. So this is all about phyllotaxy, right? So phyllotaxy is the mode of arrangement of leaves on stem or its branches. It is divided into 3 categories. One is called as spiral or alternate phyllotaxy, in which single leaf arises from single node in an alternate fashion. Example is mustard, sunflower, and China rose. Then we have opposite phyllotaxy, in which a pair of leaves is formed from each node in an opposite direction. Example is calotropis and guava. Then we have world phyllotaxy, where more than 2 leaves arise from single node. Example is Elastomia. Right. Another important question, that is inflorescence. Inflorescence. Right? So what is inflorescence? Inflorescence means arrangement of flowers. Arrangement of flowers on floral axes. ये floral axes, suppose this is floral axis. This is floral axis. इस floral axis को हम बोलते हैं बेटा peduncle. ये क्या होता है? This is nothing, this is stem. ये एक stem है बेटा. Stem or it is branch. What happens? इस floral axis पे arrangement कैसा होता है flowers का? What is the pattern of mode of arrangement of flowers on a floral axis? That is called inflorescence. So I will write here mode of arrangement of flowers on floral axes. ठीक? What is this? This is called inflorescence. अब देखो, अगर ये फ्लोरल एक्सीज है, इस फ्लोरल एक्सीज में यहां पर एक फ्लावर निकला है, ये देखिए बेटे, ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, लेकिन इस फ्लोरल एक्सीज का जो टिप है वो कंटिन्यू करता है ग्रोथ. दैट मीन्स द टिप ऑफ द फ्लोरल एक्सीज does not terminate into a flower. This type of inflorescence, where the floral axis does not terminate into a flower, this is called racemose inflorescence. Racemose. अगर कभी कभार क्या होता है, ये टिप टर्मिनेट हो जाता है विद ए फ्लावर, फिर ये ग्रोथ नहीं करता, यानी इसकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है, उस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. सो देयर इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस and there is cymose inflorescence. In racemose inflorescence, let's move towards next page. Say racemose inflorescence. इसमें क्या होता है? अगर ये फ्लोरल एक्सीज है, इसका टिप टर्मिनेट नहीं होता विद फ्लावर, और जो फ्लावर्स साइड में बनते हैं, दे आर फॉर्मड इन एक्रोपीटल ऑर्डर. एक्रोपीटल ऑर्डर मींस young flower at top and oldest flower at the base. So this is flower number 1, this is flower number 2, this is flower number 3, and this is the recent flower. So this is youngest flower and this is the oldest flower. So जब youngest top की तरफ होगा, यानी apex की तरफ होगा, और ओल्डेस्ट फ्लावर बेस की तरफ होगा, इस पैटर्न को हम बोलते हैं बेटा एक्रोपीटल ऑर्डर.
इसको बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर और एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. So in the racemose type of inflorescence, floral axis does not terminate into a flower. Floral axis does not terminate into a flower. That means it shows unlimited growth, and lateral flowers are formed in acropetal order. Lateral flowers जो हैं वो acropetal order में बनते हैं, acropetal order में. And what is acropetal order, dear students? Acropetal order means youngest flower at top, oldest flower at the base. Is it clear to you? So second type of inflorescence, that is called cymose inflorescence. Cymose inflorescence. And what happens in cymose? This is the peduncle, this is the floral axis, and this floral axis terminates into a flower. That means it will not further grow upwards. Its growth is terminated. Then what happens? Lateral flowers are formed, and these lateral flowers are formed in basipetal order, like this. See, पहले ये फ्लावर बना, this is flower number 1, उसके बाद ये फ्लावर बना, this is 2, उसके बाद ये फ्लावर बना, this is number 3. So arrangement अगर आप देखोगे बेटा, oldest flower is at the top and youngest flower is at the base, isn't it? Like this. This is called a basipetal order. So can I say cymose inflorescence में क्या होता है? Floral axis terminates. Floral axis terminates into a flower. It terminates into a flower. और जो lateral flowers होंगे वो कैसे बनेंगे? शाबाश. So lateral flowers arise in basipetal order. ये basipetal order में बनते हैं. Okay, so exam में question आ सकता है बेटा, define inflorescence. What do you mean by inflorescence? And what is the criterion for classification of inflorescence? So उसमें आप सीधे लिखेंगे inflorescence की definition के, the pattern, the mode of arrangement of flowers on floral axis or peduncle is called inflorescence. And depending on whether floral axis terminates into a flower or not, we divide inflorescence into two types. One is called a racemose, another is called cymose. In the racemose type of inflorescence, the tip of the peduncle continues to grow. It does not terminate into a flower. And lateral flowers are formed in acropetal order, that is, youngest at the top and oldest at the base. So this type of inflorescence is racemose. And cymose, in cymose type of inflorescence, what happens? The floral axis terminates into a flower, and lateral flowers are formed in basipetal order, that is, oldest at the top and youngest at the base. Okay. So this was about inflorescence. Next, the important question which may be asked in the examination, that is, types of flowers on the basis of symmetry. Types of flowers on the basis of symmetry. On the basis of symmetry, flowers can be divided into three categories. Simple याद रखना बच्चा. एक होता है that is called actinomorphic flower. Actinomorphic flower. Actinomorphic. So actinomorphic flower में क्या होता है बेटा? Radial symmetry होती है. Radial symmetry. What is radial symmetry? अगर यहां पर फ्लावर है बेटे, ये देखो, ये फ्लावर है. This flower can be divided into two equal halves through many planes passing through the center.
isn't it? अगर आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं through many planes passing through the center, that type of flower is called, or that type of symmetry is called actinomorphic symmetry, and the flower is called actinomorphic flower. टेक्स्ट की एग्जाम्पल है आप में मस्टर्ड, मस्टर्ड का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसी तरह बचा दतूरा, mustard, datura, and chili. So in these types of plants, which type of flower is formed? Actinomorphic. और आपको पता होना चाहिए बेटा, symbolically actinomorphic flower is represented by a circle with a plus in between, like this. So this is called an actinomorphic flower. So symbol इसका हम ऐसे शो करते हैं बेटे, ये देखो सर्कल और प्लस। Another type of flower is called as zygomorphic. There is another type of flower that is called as zygomorphic flower. और zygomorphic flower में होती है बेटा bilateral symmetry. Bilateral symmetry. And what do you mean by this? That means we have a flower here like this. ये एक flower है बेटे। क्या हम इस flower को divide कर सकते हैं into two equal halves? Yes, we can divide it, but by a single plane. By a single plane passing through the center. So this type of flower is called zygomorphic, and we have several examples in our book. That is pea. We have beans. We have cassia, and we have gulmohar. Pea, beans, cassia, and gulmohar. In these types of plants, we have bilateral symmetry. And what do you mean by bilateral symmetry? Zygomorphic flower. And symbolically इसको represent करते हैं हम बेटे by the sign of percentage, like this. Percentage sign से. And last type of flower there is that is called asymmetric flower. Asymmetric flower. And what is asymmetric flower? Asymmetric flower is which cannot be divided. So it cannot be divided. It cannot be divided into equal halves. इसको इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट में है बेटे कैना। कैना का फ्लावर जो होता है एसिमेट्रिक फ्लावर होता है, राइट? एसिमेट्रिक फ्लावर को आप इरेग्युलर फ्लावर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इरेग्युलर फ्लावर। Okay, so on the basis of symmetry, flowers can be divided into three types. One is called actinomorphic flower, another is called a zygomorphic flower, then we have asymmetric flower. Actinomorphic flower shows radial symmetry. That means here the flower can be divided into two equal halves by many planes passing through the center. Example is mustard, datura, and chili. Zygomorphic flower is a flower with bilateral symmetry, where we can divide the flower into two equal halves by a single plane passing through the center. Example is pea, beans, cassia, and gulmohar. Then asymmetric flower, which is also known as irregular flower, is the one which cannot be divided into equal halves by any plane. Example is canna. Now, another important thing which can be asked in the examination, that is estimation. Very important. Estimation.
ये एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन मीन्स मोड ऑफ अरेंजमेंट. इट मीन्स मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स or petals with respect to other members of same whorl. Other members of same whorl. This is estivation. What do you mean by this? अब देखो बच्चा, अगर say for example कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ कैसे, यानी सेपल्स का अरेंजमेंट सेपल्स के साथ और पेटल्स का अरेंजमेंट पेटल्स के साथ, वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं, उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ कैसा है, उस मोड, उस पैटर्न को हम बोलते हैं एस्टिवेशन. और इसके कुछ अहम टाइप्स हैं. एक टाइप है इसमें जिसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. दूसरा टाइप इसमें है बेटे, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन. अनदर टाइप इज देयर दैट इज कॉल्ड imbricate एस्टिवेशन. And lastly we have vexillary estivation. So how many types of estivations do we have in flowers? 4 important types. One is called velvet, another is called twisted, then we have imbricate, and we have vexillary. Right. Let's move towards the first one. Velvet estivation. Velvet estivation. सपोज एक फ्लावर है बेटा, इस फ्लावर के सेपल, सपोज दिस इज ए सेपल, दिस इज अनदर सेपल और पेटल. This is another sepal or petal, and this is another sepal or petal. See, what happens in this case, the margins of sepals, these sepals, they almost touch each other, but they do not overlap with each other, right? इनके margins एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, लेकिन आपस में overlapping नहीं कर रहे हैं. इस arrangement को हम बोलते हैं बेटे velvet estivation. So margins of sepals or petals, margins किनके, सेपल्स के या पेटल्स के मार्जिन्स जो होते हैं, दे ऑलमोस्ट टच, ये आपस में टच कर, अप्रोच करते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑलमोस्ट टच बट डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, बट दे डू नॉट ओवरलैप. एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस. Calotropis is an important example of which type of estivation? Velvet estivation, right? Then we have second type of estivation. And what is this? Second type of estivation is called twisted estivation. ओके, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. इसमें क्या होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में? ये देखो बच्चा, ये सपोज सेपल है, ये एक सेपल या एक पेटल है से, ये देखो बेटा, there are 5 petals or 5 sepals. One margin is
every member has one margin out, one margin in. So this is outer margin and this is the inner margin, right? अगर आप देखोगे हर किसी मेंबर का एक मार्जिन आउट है, एक मार्जिन इन है. ये आउटर मार्जिन, इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर. So this arrangement is called twisted estivation, right बेटा? This is called twisted estivation. Twisted estivation जो होती है बेटा, twisted estivation में इसकी एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट ने मेंशन की है. एंड व्हाट इज दैट? वी हैव चाइना रोज, वी हैव लेडीज फिंगर and then cotton. These are three important examples which are given in your text for twisted estivation. So twisted estivation आपको दिमाग में अब आना चाहिए कि ये वो estivation है जहां पे हर सेपल का या हर पेटल का एक मार्जिन आउट होता है, एक मार्जिन इन होता है. इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेगुलर ओवरलैपिंग. इसको रेगुलर ओवरलैपिंग बोलते हैं हम. This is called a regular overlapping, right? तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, दैट इज कॉल्ड imbricate estivation. Imbricate estivation. Imbricate estivation. इसमें क्या होता है बच्चा imbricate estivation में? सिंपल है, आप ख्याल रखिए, ये एक सेपल है या एक पेटल है, एक सेपल है या पेटल है. So यहां अगर आप सिचुएशन देखेंगे बेटा, देखो देयर आर 5 सेपल्स और 5 पेटल्स, राइट? एक सेपल या एक पेटल के दोनों मार्जिन्स जो हैं वो अंदर की तरफ है ना बेटा, और एक के दोनों आउटर हैं. यानी ये वाला सेपल या ये वाला पेटल कंप्लीटली आउटर है, ये वाला कंप्लीटली इनर है. बाकी तीन जो है उनका एक मार्जिन आउट है, एक मार्जिन इन है. Outer margin, inner, outer inner, outer inner. This is completely in, this is completely out. So this type of estivation is called imbricate estivation. So imbricate estivation में irregular overlapping होती है. Irregular overlapping. And what do you mean by that? Irregular overlapping means one member, एक मेंबर कंप्लीटली आउट होता है, कंप्लीटली आउटर. जैसे ये वाला, दिस इज कंप्लीटली आउटर, राइट? वन मेंबर इज कंप्लीटली इनर. जैसे ये, दिस इज कंप्लीटली इनर, राइट? और एक बाकी जो तीन होते हैं, थ्री मेंबर्स, जो थ्री मेंबर्स होते हैं, they have one margin out and one in. एक मार्जिन बाहर होता है, एक मार्जिन अंदर की तरफ होता है. एग्जाम्पल इज कैशिया एंड गुलमोहर. कैशिया एंड गुलमोहर, राइट? These are two important examples of imbricate estivation. Last type of estivation there is, that is called vexillary. उसको vexillary estivation बोलते हैं, या कभी कभार इसको बोलते हैं हम papilionaceous. Papilionaceous estivation. Papilionaceous estivation. Vexillary और papilionaceous estivation. इसमें क्या होता है बच्चा, ये देखो, दिस इज रिलेटेड विद पेटल्स ओनली.
ये सिर्फ पेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू पेटल्स ओनली। देखो बच्चा, पेटल्स में कभी कभार क्या होता है, देयर इज ए लार्ज पेटल, ये देखो बेटा, ये लार्ज पेटल होता है, दिस लार्ज पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पेटल, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं या वैक्सिलम बोलते हैं। सो दिस इज ए लार्ज पेटल, and what is this large petal called? Standard or vexillum। ये पेटल जो होता है ये ओवरलैप करता है बेटा, ये देखो ये ओवरलैप करता है दो छोटे छोटे पेटल्स को, इन छोटे पेटल्स को हम बोलते हैं बेटा विंग्स, और दे आर कॉल्ड एली, विंग्स और एली, एंड दीज आर लेटरल पेटल्स, ये लेटरल पेटल्स होते हैं बेटा, लेटरल पेटल्स। एंड दीज विंग्स इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट पेटल्स, एंड दीज टू स्मॉलेस्ट पेटल्स आर नोन एज कील, इनको हम कील बोलते हैं, और दीज आर कॉल्ड एज कैरीना, कील और कैरीना। These are smallest petals, ये दो छोटे छोटे पेटल्स होते हैं, smallest petals, और ये आपस में ओवरलैप्ड होते, ज्वाइंड होते हैं। ये देखो बेटा, these are joined with each other, they are fused with each other, right? So इसको हम बोलते हैं बेटा कील और कैरीना, ठीक। सो यहां पे कितने पेटल्स हैं टोटल? 5 पेटल्स हैं। एक सबसे बड़ा पेटल है, उस बड़े पेटल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टैंडर्ड और वैक्सिलम बोलते हैं। ये ओवरलैप करता है दो छोटे साइड वाले पेटल्स को, जिनको हम विंग्स या एली बोलते हैं, और वो दो सबसे छोटे पेटल्स को ओवरलैप करते हैं, जिनको हम कील या कैरीना बोलते हैं, और ये दो छोटे पेटल्स आपस में फ्यूज रहते हैं, राइट। इस सिचुएशन को हम लिखते हैं बेटा ऐसे, सी मींस करोला, करोला इज यूज्ड फॉर पेटल्स, C1 for standard, 2 for wings or ellie, plus 2 for these keel or carina, but we put them in brackets. Brackets means cohesion. Cohesion means when similar parts of a flower are fused with each other. Petal petal के साथ, sepal sepal के साथ, that is called cohesion. और उसको हम cohesion कैसे दिखाते हैं बेटा? When we put them in brackets, right? So this topic is very important from examination point of view. इसको हम बोलते हैं बेटा estivation। जरा बताओ estivation क्या होता है? Estivation is the mode or pattern of arrangement of sepals or petals in respect with other members of the same world। यानी sepals का arrangement sepals के साथ और petals का arrangement petals के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा, इसके हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, है ना? कौन कौन सा? वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, राइट। वेलवेट एस्टिवेशन हमने उठाई बेटा। वेलवेट में मैंने आपको बताया वायर द मार्जिन्स ऑफ ईच मेंबर, द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ऑलमोस्ट टच ईच अदर बट दे डू नॉट ओवरलैप। ये देखो बेटा, यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, हालांकि मार्जिन्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है। इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, और हमारी टेक्स्ट की एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। दूसरा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो होती है बेटा, यहां पर हर मेंबर का एक मार्जिन आउट है, एक मार्जिन इन है। सी हियर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, लाइकवाइज। So this is called twisted and it is found in China rose, lady's finger and cotton. Third, imbricate estivation. Imbricate estivation में क्या होता है बेटा? यहां पर irregular overlapping होती है, एक मेंबर कंप्लीटली अंदर की तरफ होता है, यानी उसके दोनों मार्जिन्स अंदर होते हैं, एक मेंबर के दोनों मार्जिन्स बाहर होते हैं, और 3 मेंबर्स जो हैं, यानी 3 सेपल्स या 3 पेटल्स जो होंगे, उनका एक मार्जिन बाहर एक मार्जिन अंदर। ठीक है बेटा।
एग्जाम्पल कैशिया और गुलमोहर, right? Then we have last type of aestivation, that is called vexillary aestivation or papilionaceous aestivation, and this is only in relation with petals, यानी हम ये सिर्फ पेटल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। यहां पर एक लार्ज सा पेटल होता है, उस लार्ज पेटल को हम बोलते हैं बेटा सिटंडार्ड और वेक्सिलम। ये किन दो पेटल्स को ओवरलैप करता है? विंग्स को और एली को, लेटरल पेटल्स। और वो फिर कील और कैरिना, दो छोटे पेटल्स होते हैं जो कि सबसे छोटे, वो ओवरलैप, वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उनको हम कील और कैरिना बोलते हैं। और याद रखना बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे ऐसे, सी फॉर करोला, C1 for standard, 2 for wings, and 2 are placed within brackets. It means these two are the carina or keel and they are fused with each other. और ये वाली जो estivation है, it is found in P. ये P में पाई जाती है. So next we'll be discussing about another important topic, and that important topic is about placentation. There is a large probability of this question being asked in the examination. So what is placentation? Placentation means arrangement of ovules. Arrangement of ovules inside the ovary. ठीक बच्चा? अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास. अब देखो कौन सा टाइप, पहले नाम लिखेंगे. एक टाइप है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन. एक मार्जिनल प्लेसेंटेशन है. एक है दैट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्साइल प्लेसेंटेशन. Then we have third one that is called parietal placentation. Parietal placentation. Fourth one is free central placentation. Free central placentation. And fifth and last one that is called basal placentation. So what is placentation? Arrangement of ovules inside the ovary, and it has several types. Marginal placentation is the first, axial is there, parietal is there, free central and basal. So let us study them one by one. Firstly we will take up that is called marginal placentation. That is called marginal placentation. So बच्चा ये देखिए यहाँ पर there is an elongated ovary. See here, this is ovary which is very elongated, and this ovary has two openings, and in botany we call those openings and as sutures. This one is the dorsal suture. This is called a dorsal suture. And this one here, it is called as ventral suture. Ventral suture. So the ovary is elongated with two openings, dorsal suture and ventral suture. At the ventral suture, what happens? There is the presence of placenta like this. See, there is placenta. And this placenta is in the form of a thick ridge. एक मोटी सी लाइन बनाता है प्लेसेंटा, एक मोटी सी लाइन बनाता है किस पर? वेंट्रल सूचर, यानी जो वेंट्रल ओपनिंग होता है वहां पे प्लेसेंटा एक थिक रिज बनाता है, और उसी रिज के साथ ओव्यूल्स अटैच रहते हैं लाइक दिस. ओव्यूल्स रिमेन अटैच्ड लाइक दिस
in two rows. In two rows. Right? So we can say it like this. In marginal placentation, placenta forms a ridge, a thick line on the ventral suture to which ovules remain attached in two rows. जैसे आपने मटर में देखा होगा, पी में देखा होगा, उसको देखा होगा, जब आप पी या पॉड को ओपन करते हो तो उसमें आपको जो मटर के दाने होते हैं, पी सीड्स होते हैं, वो आपको दो रोज में दिखेंगे. राइट? So how can we define now marginal placentation? It is that type of placentation in which placenta forms a ridge on ventral suture. And to this ventral suture, ovules remain attached in two rows. Ovules remain attached in two rows. And a typical example of marginal placentation is P. So P, you know, P belongs to the family Fabaceae. So Fabaceae का कैरेक्टर ही है बेटा marginal placentation. कोई भी मेंबर Fabaceae का लेंगे तो वहां आपको यही प्लेसेंटेशन नजर आएगी. राइट? अगर आप इस ओवरी को कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे इसका, तो इट विल अपियर लाइक दिस. दिस विल बी अ सिंगल चैम्बर. चैम्बर ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, टेक्निकली हम उसको बोलते हैं बेटा लॉक्यूल. लॉक्यूल मीन्स चैम्बर. Chamber of ovary. So in marginal placentation, the ovary is unilocular. Unilocular means there is a single chamber. और इस चैम्बर के साथ आपको यहां मिलेगा बेटा, देखिए ये ओव्यूल अटैच रहता है यहां पे, देखो ऐसे. So this is the TS, transverse section of the ovary in case of marginal placentation. So the ovary is consisting of how many chambers? It consists of a single chamber. Single chamber. This type of ovary with single chamber is called unilocular ovary. इसको unilocular ovary बोलते हैं. शाबाश बेटा. Second important type is there, and what is that? That is called axial placentation. एक्साइल प्लेसेंटेशन. सो इसमें क्या होता है, अगर यहां ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखोगे बेटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है. इस ट्रांसवर्स सेक्शन में यू विल फाइंड द ओवरी कॉन्सिस्ट्स ऑफ मनी चैम्बर्स, लॉक्यूल्स. यहां पे तो तकरीबन 3 लॉक्यूल्स हैं, 1 2 3. दिस इज कॉल्ड ट्राइलॉक्यूलर ओवरी. इससे भी ज्यादा लॉक्यूल्स बन सकते हैं. दिस इज ट्राइलॉक्यूलर ओवरी हियर. अब आप बोलोगे सर ये लॉक्यूल बनते कैसे हैं? दीज लॉक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय these wall shaped structures, and these wall shaped structures are called septa. इनको बोलते हैं सेप्टा. एक को सेप्टम एंड प्लूरल जो है दैट इज सेप्टा. अब देखो बच्चा, ये ओवरी है. कितने चैम्बर्स हैं ओवरी में? ओवरी में सिर्फ 3 यहां चैम्बर दिखा रहा हूं मैं. Otherwise it can be having many chambers. That is called multilocular ovary. Here it is trilocular due to formation of septa. बीच में placenta forms a thick axis. ये देखो बच्चा, this is the placenta. All right, and many ovules remain attached like this with this placenta. Right. Okay. So how can we write it? Axial placentation. Ovary is multilocular. Ovary is multilocular. Multilocular ovary होती है.
placenta forms a placenta is present as thick axis at the center and many ovules remain attached. Many ovules remain attached किसके साथ? With placenta. Alright, so the ovary is multilocular. Why ovary is multilocular? Due to formation of septa. प्लेसेंटा कहां होता है? सेंटर में होता है एज ए थिक एक्सिस, और इसी प्लेसेंटे के साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं बच्चा. एग्जाम्पल इज चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. China rose, tomato and lemon, these are important examples of axial placentation. Chalo ji, next, that is third one, that is called parietal placentation. Parietal placentation. So इस placentation में अगर again हम transverse section देखें ओवरी का, TS transverse section, तो यहां पे ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, isn't it? इसमें एक ही चैम्बर दिखता है आपको, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉल्स सेप्टम. फॉल्स सेप्टम जो होता है बच्चा, दिस फॉल्स सेप्टम इज ऑल्सो नोन एज रेप्लम. ये फॉल्स सेप्टम है, इसको मैंने आपको बताया बेटा, फॉल्स सेप्टम इज आल्सो नोन एज रेप्लम. सो नॉर्मली द ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, सिंगल चैम्बर होता है ओवरी में, बट इट अपीयर्स एज बाइलॉक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. ठीक, ये देखो बेटा, ये ओवरी है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का. अब ओवरी का जो इनर वॉल होता है, इसी इनर वॉल पे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? So the ovules remain attached on the inner wall of ovary. So यहां लिखिए बेटा, ovary is unilocular. Ovary unilocular होती है, appears bilocular. Appears bilocular. Why it appears bilocular? Due to फॉल्स सेप्टम. ड्यू टू फॉल्स सेप्टम. और ये फॉल्स सेप्टम जो है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? टेक्निकली इट इज कॉल्ड रेप्लम. और ओव्यूल्स कहां रहते हैं? वेयर आर द ओव्यूल्स प्लेस्ड? ओव्यूल्स रिमेन अटैच्ड विद inner wall of ovary. Inner wall of ovary. Ovules जो हैं वो inner wall of ovary के साथ अटैच रहते हैं, और इनकी typical examples हैं बच्चा. Typical example है इसकी, and what is that? Example is mustard. मस्टर्ड बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी फैमिली. ये ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है. एंड वी हैव अर्जमोन. Mustard and argemone. These are two important typical examples which are mentioned in our textbook in case of parietal placentation. Another type of placentation is free central. See, free central placentation. Free central placentation. अब ये free central placentation क्या है? ये ovary है, transverse section again. This is the transverse section of the ovary. और इस transverse section ovary में अगर आप देखोगे,
यहां पे बीच में सेंट्रल एक्सिस होती है. दिस इज द प्लेसेंटा. ए थिक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट द सेंटर. बट is the ovary unilocular or multilocular? It is unilocular because there is no septum. So ovary is unilocular. Ovary is unilocular without septa. Placenta is at center, to which many ovules remain attached. इसके साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं. टू विच मेनी ओव्यूल्स आर अटैच्ड. इज इट राइट? सो व्हाट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वो यूनिलॉक्यूलर होती है. इसमें कोई सेप्टम नहीं होता. सो ओवरी का सिंगल चैम्बर होता है. प्लेसेंटा बीच में होता है एज ए थिक एक्सिस. दिस इज द प्लेसेंटा. ऑलराइट. एंड इसी प्लेसेंटा के साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं. दीज आर द ओव्यूल्स. दीज आर द ओव्यूल्स. ओके. एग्जाम्पल है इसमें डायएंथस. बच्चा जितनी भी एग्जाम्पल्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर मेंशन इन योर टेक्स्ट. डायएंथस एंड primrose. Dianthus and primrose. चलो जी बच्चा लास्ट टाइप है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन. ये ओवरी है. सिंगल चैम्बर है ओवरी का. ठीक है. सो दिस इज द ओवरी विद सिंगल चैम्बर. सिंगल चैम्बर मीन्स यूनिलॉक्यूलर ओवरी. This is unilocular ovary. Ovary with single chamber. और इस ovary में जो बेस है, इसका जो बेसल पार्ट है, बेसल एरिया है, उसी से एक सिंगल ओव्यूल अराइज होता है like this. A single ovule arises from the base of ovary. So ovary is unilocular. Ovary unilocular है. और इस यूनिलॉक्यूलर ओवरी में सिंगल ओव्यूल अराइज होता है बेटा. सिंगल ओव्यूल कहां से? फ्रॉम बेस. फ्रॉम बेस ऑफ ओवरी. और एग्जाम्पल याद रखिए बच्चा. एग्जाम्पल में सनफ्लावर. एक तो सनफ्लावर है एग्जाम्पल इसकी. और एक एग्जाम्पल है इसमें मैरीगोल्ड. सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. ऑलराइट बेटा. सो प्लेसेंटेशन क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स inside the ovary. Right? How many types do we have? We have 5 important types. One is called marginal placentation. Another is axial, parietal, precentral and basal. Right? चलो बच्चा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या बोला? इसमें ओवरी इलोंगेटेड होती है. 2 सूचर्स होते हैं, डॉर्सल सूचर एंड वेंट्रल सूचर. सूचर मीन्स ओपनिंग. वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए थिक रिज. सो दिस रिज रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्लेसेंटा. और इसी प्लेसेंटा के साथ अटैच रहते हैं ओव्यूल्स इन 2 रोज. सो कितने चैम्बर्स होते हैं? लॉक्यूल्स कितने होते हैं? सिंगल लॉक्यूल इज देयर that is represented by the transverse section of this ovary. Example is, yes, a typical example is P, right? Fabaceae family का character ही है बेटा, marginal placentation. Okay, so this is axial. Axial placentation में ovary जो है multilocular है, placenta center में है, और इसी placenta के साथ multiple ovules attach रहते हैं. एग्जाम्पल 3 है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. राइट? देन वी हैव
पैराइटल प्लेसेंटेशन, और पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है, लेकिन ये अपीयर होती है एज बाइलॉक्यूलर. व्हाई? ड्यू टू falus septum, and that falus septum is known as rhapillum. This is called as rhapillum. और इसकी एग्जाम्पल मस्टर्ड, which belongs to family Brassicaceae, and argemone. Then free central placentation में ovary unilocular है, placenta is at the center in the form of thick axes, and multiple ovules remain attached with this. A typical example is Dianthus primrose. And last, we have the basal placentation, where the ovary is unilocular, single chamber ovary, and single ovule arises from the base of this ovary. Example is sunflower and marigold. Okay. So we have the last topic to discuss here, and what is that? जिसके आने की probability है बेटा, इस question की भी आने की probability बनती है. And what is that? That is semi-technical description. Semi-technical description of a typical angiosperm. Of a typical angiosperm. Semi-technical description of a typical angiosperm. So किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं उसका हैबिट क्या है. राइट? हैबिट आई मीन टू से हाउ इट अपीयर्स. हर्बेशियस दिखता है, श्रबी होता है, या वुडी ट्री लाइक होता है. सो अपीयरेंस के लिहाज से, हैबिट के लिहाज से प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू हर्ब, श्रब और ट्री. उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी होती है बेटा. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स में रूट के बारे में बोलना होता है, स्टेम के बारे में बात करनी होती है, और लीफ के बारे में बात करनी होती है. सो रूट, स्टेम एंड लीफ, these represent the vegetative characters. So habit में, शाबाश, habit में either the plant can be herbaceous, it can be a shrub, or it can be a tree. So vegetative characters में root, stem या leaf के बारे में बात करनी होती है. Then we have floral features or floral characters. यानी जिस प्लांट के बारे में आप बात कर रहे हैं उस प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस क्या है, रेसिमोस है या साइमोस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. सो हाउ आर द फ्लोरल कैरेक्टर्स, हाउ इज द इन्फ्लोरेसेंस. देन इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर कैसा है, फ्लावर के पार्ट्स कैसे हैं. राइट? सो फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, उनको डिस्क्राइब करना होता है. फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करने के बाद वी हैव टू आल्सो डिवाइज फ्लोरल फार्मूला. फ्लोरल फार्मूला के बारे में बोलना होता है, एंड फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, एंड लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी उस प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमंस के लिए इसका क्या रोल होता है. सो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक फैमिली के बारे में जिक्र है, और वो फैमिली है बच्चा, दैट इज सोलनेसी फैमिली. सोलनेसी फैमिली. इससे पहले कि मैं सोलनेसी के बारे में आपको बताऊं, आपको कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस याद रखनी है. यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा सिंबल्स. कौन कौन से सिंबल्स को मैं यूज करता हूं फ्लोरल फार्मूला के लिए, फ्लोरल फार्मूला के लिए. शाबाश.
BR. BR stands for bracteate flower. Bracteate. आपको पता है बच्चा, अगर ये स्टेम है, इस स्टेम में यहां पे एक फ्लावर निकला है, कभी कभार क्या होता है, इस फ्लावर के बेस पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्ट. इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट. सो सच फ्लावर्स आर नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर्स. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ब्रैक्ट हर किसी फ्लावर के बेस पे हो. सो दिस इज ब्रैक्ट. K stands for calyx. Calyx means sepals. ओके बच्चों लोग, C क्या होता है? C होता है that is corolla. And what is corolla? Corolla means petals. A क्या होता है बेटा? A होता है एंड्रोशियम. बहुत इजी है क्योंकि इन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आप पढ़ चुके हो. सो BR bracteate, K calyx, calyx means sepals, C is corolla, corolla means petals, A is androecium. Androecium is stamens, collective term for stamens. Then there is G. What is G? Gynoecium. And gynoecium stands for, it is the collective term used for all the carpels or pistils. Right? So BR bracteate, K calyx, calyx means sepals, C corolla, corolla means petals, A is androecium, stamens, G is gynoecium, carpels or pistils. Right? अब देखो बच्चा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं G और उस G के नीचे में एक लाइन लिख रहा हूं, दिस मीन्स gynoecium which is superior ovary. It means superior ovary. Right? अब यही G मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ऊपर से लाइन लिख रहा हूं इसको ऐसे, G ऊपर से लाइन, दिस मीन्स inferior ovary. अब से अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं C5 और इस 5 को मैं लिख रहा हूं बच्चा ब्रैकेट्स में. सो ये जो ब्रैकेट होता है ना, याद रखना, ब्रैकेट इंडिकेट्स कोहेशन. इट मीन्स कोहेशन. एंड कोहेशन क्या होता है? कोहेशन होता है जब फ्लावर के सिमिलर वर्ल्स आपस में फ्यूज होते हैं. जैसे अगर सेपल दूसरे सेपल के साथ फ्यूज है, या पेटल दूसरे पेटल के साथ फ्यूज है, या स्टेमन दूसरे स्टेमन के साथ फ्यूज है, तो उसको हम बोलते हैं कोहेशन. एक होता है ऐसा, ऐसी सिचुएशन है बच्चा, C5, if I am writing like this, C5 A5, that means this flower is having 5 petals and the petals are fused and it is having 5 stamens, and these 5 stamens, if I am writing a line like this, अगर मैं A और C को ऊपर एक लाइन से कनेक्ट करूं, this indicates that stamens are fused with these petals. So fusion between dissimilar whorls, it is known as adhesion. इसको हम adhesion बोलते हैं. So बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है बच्चा. ये इंपॉर्टेंट एक दो सिंबल्स और बता देता हूं. एक है बेटा सर्कल विद प्लस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. Circle with plus, this indicates symmetry. Which type of symmetry is this? Yes? Right. Actinomorphic flower. This means actinomorphic flower. If the symbol is like this, percentage like, it indicates zygomorphic flower. Zygomorphic flower. If I am writing a symbol like this, circle and there is an arrow, this indicates male flower. This indicates a male flower. If I am writing a circle with a plus at base, this indicates female flower.
ये फीमेल फ्लावर होता है बच्चा। और लास्ट आपको पता है, अगर मैं सर्कल लिख रहा हूं, ऊपर एरो नीचे प्लस, दिस इंडिकेट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक बेटा। सो ये सिंबल्स मुझे आगे हेल्प करेंगे जब मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखूंगा सोलेनेसी की। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, सोलेनेसी जो है, सिंपल याद रखना है, सिंपल लफ्जों में, सोलेनेसी इज कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? दिस इज कॉल्ड पोटैटो फैमिली एंड इट इज ए बिग फैमिली। डिस्ट्रीब्यूशन इसके प्लांट्स का, यानी सोलेनेसी में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रॉपिक्स में भी होते हैं ये। द प्लांट्स विच बिलोंग टू सोलेनेसी, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, दे आर फाउंड इन सब ट्रॉपिक्स एज वेल, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन टेम्परेट एरियाज। और ये टेम्परेट एरियाज में भी पाए जाते हैं। So what is the common name of Solanaceae? It is commonly known as potato family, and it is found, the plants of this family are found in tropics, subtropics and temperate areas. अब देखो बच्चा, हैबिट के बारे में बात करेंगे। हैबिट के बारे में, यानी एक्सटर्नली प्लांट्स कैसे दिखते हैं। हर्ब लाइक होते हैं, श्रबी होते हैं, या ट्री लाइक। So the plants are mostly herbs, herbaceous. ये mostly herbaceous होते हैं and shrubby होते हैं। Rarely, बहुत कम इनमें trees पाए जाते हैं। So external appearance के एतबार से ये plants, Solanaceae फैमिली के plants हर्बेशियस होते हैं या श्रबी होते हैं। बहुत कम इनके मेंबर्स क्या होते हैं बच्चा? ट्रीज, ट्री लाइक। देन आई विल मूव टुवर्ड्स द रूट। इनका रूट कैसा होता है बच्चा? टैप रूट होता है। एंड यू नो व्हाट इज ए टैप रूट? आई डू नॉट नीड टू डिस्कस दैट। द रूट विच अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। देन इनका स्टेम कैसा होता है? स्टेम इनका कैसा होता है? स्टेम सॉफ्ट जनरली होता है, क्योंकि ये मोस्टली हर्बेशियस होते हैं, श्रबी होते हैं, तो स्टेम विल बी सॉफ्ट, मोस्टली सॉफ्ट, ब्रांच्ड, सॉफ्ट एंड ब्रांच्ड स्टेम, राइट। चलो जी बेटा, लीव्स के बारे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए। पोटैटो जो है, पोटैटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटैटो का जो स्टेम होता है, दैट इज अंडरग्राउंड, इजंट इट? अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, अंडरग्राउंड स्टेम। और उस अंडरग्राउंड स्टेम का नाम क्या होता है बच्चा? दैट अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड एज, यस, ट्यूबर। उसको हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लीव्स। लीव्स इनके कैसे होते हैं? शाबाश। सो फाइलोटैक्सी बात की थी हमने। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और इट इज ब्रांचेस। सो लीव्स यहां पे अल्टरनेट होते हैं, यानी अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीव्स का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। शाबाश। सिंपल होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ए सिंपल लीफ? रियरली कंपाउंड। सो सोलेनेसी में जो लीव्स होते हैं बच्चा, वो रियरली कंपाउंड होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं बच्चा? वो सिंपल होते हैं। एक्सिट्यूपुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिट्यूपुलेट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चा। अगर यहां पे स्टेम है, स्टेम पे यहां नोड है, नोड पर से क्या उठा है? लीफ। मैंने आपको सुबह बताया था व्हाट इज दिस नोड? नोड इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर ए लीफ अराइजेस, राइट। अब ये इस लीफ की बेस है, isn't it? Sometimes what happens, इस बेस की दोनों तरफ से दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं ऐसे।
These small leaf-like structures are called stipules. These are called stipules. Okay? So Solanaceae के members में याद रखना बच्चा, stipules are not present in the members of Solanaceae. That is why we call these leaves as exstipulate. X means without stipules. यहां stipules नहीं होते. अब वेनेशन क्या होगी लीव्स में? लीव्स की जो यहां वेनेशन है बच्चा, दैट इज रेटिकुलेट, बिकॉज इट इज डाइकॉट फैमिली. सो रेटिकुलेट वेनेशन. इज इट राइट? चलो बच्चा, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. फ्लोरल कैरेक्टर्स, हां जी. पहला फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है. यहां आप याद रखेंगे सोलेनेसी में फ्लावर्स जो होते हैं वो सॉलिटरी हो सकते हैं. सॉलिटरी मीन्स सिंगल, सॉलिटरी और सिंगल फ्लावर, एंड एक्सिलरी. ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको. अगर ये सिटेम है, इस सिटेम के ऊपर फ्लावर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी टर्मिनल. अगर ये स्टेम है, इस स्टेम के साइड में निकल रहा है, इन द एक्सिल ऑफ ए लीफ कोई फ्लावर निकल रहा है, दिस इज ऑल्सो सॉलिटरी सिंगल, बट इट इज एक्सिलरी. दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी, एंड दिस फ्लावर इज कॉल्ड हियर, इट इज कॉल्ड ए टर्मिनल फ्लावर. Solitary terminal, this is solitary axillary, right? Solitary terminal, solitary axillary. So in Solanaceae, the flower can be solitary axillary, or there may be cymose inflorescence. Cymose inflorescence, as in case of Solanum. Solanum एक जीनस है Solanaceae में, एक प्लांट है, यू कैन अंडरस्टैंड, सोलेनम नाइग्रम. उसमें आपको मिलेगा बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, राइट? इसी तरह बच्चा वी हैव फ्लावर. ये तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात थी. हां बेटा, अब अगर फ्लावर देखोगे आप, द फ्लावर हियर इज एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल होता है. एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल. चलो बेटा, फ्लावर के बाद देखेंगे कैलिक्स कैसा होता है. हाउ इज द कैलिक्स? सेपल्स 5 होते हैं, ऐसे ही याद रखना बेटा. सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं. यूनाइटेड आई मीन टू से दे आर फ्यूज्ड. वो हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम में कैसे दिखाते हैं हम. सेपल्स 5 यूनाइटेड, परसिस्टेंट होते हैं. परसिस्टेंट मीन्स दे डू नॉट फॉल इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. जैसे आपने टोमेटो को देखा होगा, टोमेटो में पीछे वो रहते हैं ना बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. दोज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर द सेपल्स. परसिस्टेंट कैलियक्स बोलते हैं उसको, ठीक है? इसी तरह ब्रिंजल में भी आपने देखा होगा, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एट द बेस, इजंट इट? उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट कैलियक्स. और वेलवेट एस्टिवेशन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं. वेलवेट एस्टिवेशन, where the sepals almost touch each other but they do not overlap. चलो बच्चे, कैलिक्स के बारे में था. अब करोला के बारे में बात करेंगे. करोला, हां जी, करोला में बिल्कुल आप याद रखेंगे बेटा, पेटल्स 5 होते हैं. पेटल्स आर 5, दे आर यूनाइटेड अगेन, दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. वेलवेट एस्टिवेशन. सो पेटल्स में भी कौन सी एस्टिवेशन है? वेलवेट. चलो बच्चा, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड्रोइशियम. एंड्रोशियम,
शाबाश। स्टेमेंस कितने होते हैं इनमें बेटा? स्टेमेंस आर 5, 5 स्टेमेंस होते हैं और एपिपेटलस होते हैं। एपिपेटलस आई मीन टू से दे आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स, दिस इज एडहेशन। जब स्टेमेंस पेटल्स के साथ फ्यूज होंगे उसको हम एडहेशन बोलते हैं, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपिपेटलस कंडीशन। गाइनीशियम, शाबाश बेटा। सो गाइनीशियम यहां क्या होता है? याद रखिए बच्चा, बाइकार्पिलरी होता है ये। सो इसका जो फ्लावर होता है, सोलेनेसी का फ्लावर जो होता है, उसमें 2 कार्पल्स पाए जाते हैं, 2 पिस्टल्स होते हैं, बाइकार्पिलरी। लेकिन दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड को हम बोलते हैं बेटा सिन कार्पस। So there are 2 carpels and the 2 carpels are fused. So bicarpellary syncarpus condition. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आप याद रखिए। So bicarpellary syncarpus. Superior ovary. Bicarpellary syncarpus, superior ovary. Placentation. प्लेसेंटेशन होती है बेटा एक्साइल। बाइलॉक्यूलर ओवरी होती है, यानी ओवरी में कितने चैम्बर्स होते हैं? बाइलॉक्यूलर ओवरी। शाबाश। सो बेटा गाइनीशियम के बारे में था। अब देखेंगे फाइनली इस गाइनीशियम को आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस गाइनीशियम डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। इट डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। और यहां याद रखिए आप, सोलेनेसी में 2 तरीके के फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। वन इज बेरी एंड अनदर इज कैप्सूल। बेरी तो फ्लैशी फ्रूट होता है, जैसे आपने याद रखेंगे आप, जो बेरी होता है उसका जो पेरिकार्प होता है यानी फ्रूट वॉल जो होता है वो कलर्ड होता है, इजंट इट? जैसे आप ये टोमेटो देखो, टोमेटो का जो पेरिकार्प होता है, जो उसका कवर होता है, वो कलर्ड होता है वेरियसली, इजंट इट? पहले ग्रीन होता है, फिर वहां से उसका ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर होता है। इसी तरह ब्रिंजल, ब्रिंजल पहले ग्रीन होता है, फिर उसका कलर चेंज होके वायलेट पर्पल कलर का हो जाता है, इजंट इट? सो कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है वो ड्राई फ्रूट होता है बेटा, ये ड्राई होता है। दिस इज अ ड्राई फ्रूट एंड दिस इज अ फ्लैशी फ्रूट, ये याद रखिए आप। अब इस फ्रूट के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटे? सीड्स, ठीक है? सो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। सो मनी सीडेड फ्रूट इज मनी सीडेड, मनी सीडेड फ्रूट विद एंडोस्पर्म। उन सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद होता है बेटा, याद रखिए। सो many seeded endospermic fruit. अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज दैट? फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, सोलेनेसी की फ्लोरल फार्मूला बताइए जरा। शाबाश। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, अभी पढ़ा। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलियक्स यानी के 5 होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं। करोला, करोला 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोईशियम, एंड्रोईशियम क्या होते हैं बेटा? शाबाश, कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन ये किसके साथ रहते हैं? एपिपेटलस कंडीशन, यानी द स्टेमेन्स रिमेन फ्यूज्ड विद पेटल्स। और गाइनीशियम जो होता है बेटा, दैट इज बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, राइट? सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। अब देखो बेटा, इसी फ्लोरल फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए मैं इसकी फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा। फॉर दैट यू नीड ए कंपास, और उस कंपास से आप सर्कल ड्रा करेंगे लाइक दिस, ठीक? और इस सर्कल को आप ऐसे यहां पे आर्क्स निकालेंगे, बट दे शुड बी, दीज आर्क्स शुड बी इक्विडिस्टेंट, राइट? ये देखो बेटा,
इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। और फिर इसके ऊपर में बिल्कुल सेंटर के ऊपर यहां एक डॉट लगाऊंगा, सेंटर के ऊपर यहां भी बिल्कुल इधर, ये देखो बेटा। और फिर आप इसको ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल भी आप ये कर सकते हैं, या ऐसी ओपन हैंड से, फ्री हैंड। ये देखो बेटा, ये देखो बेटे। सो ये जो यहां आपको दिख रहा है, ये दिस इज द आउटर मोस्ट वुरल, ओके, द कैलिक्स, एंड हियर दीज फिर आप इनको शेड कर सकते हो, ठीक। ये आपने शेड कर दी यहां पे, ठीक। सो दीज आर द सेपल्स, राइट। अब दिस इज द आउटर मोस्ट वुरल। इसके बाद कंपास ही यूज करोगे आप, तो यू विल ड्रॉ अनदर सर्कल इनर टू द फर्स्ट वन, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही इक्विडिस्टेंट हम इस पे आर्क्स लगाएंगे लाइक दिस। शाबाश। बीच में डॉट, ये बीच में डॉट है, ठीक। ये देखो बेटा, ये पेटल्स बन गए 5 विच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। अब इसके अंदर क्या बनाओगे बेटा आप? स्टेमन्स। हाउ मेनी स्टेमन्स? 5। ये देखो बेटा, ये एक और सर्कल ड्रा करूंगा मैं, दिस इज अनदर सर्कल, और इसी सर्कल ये डॉटेड होगा, ठीक, क्योंकि फिर मिटाने भी होते हैं ना इसको, फिर देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको, आप देखो। ये देखो बच्चा, ये एक स्टेमन है, यहां पर दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां स्टेमन है, राइट। तो ये स्टेमन्स जो होते हैं ये किन के साथ फ्यूज होते हैं? पेटल्स के साथ। ये देखो बेटा, पेटल्स के साथ फ्यूज रहते हैं। दीज आर फ्यूज्ड विद पेटल्स, राइट, दीज आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। और बीच में यहां पे एक और सर्कल ड्रा करेंगे आप लास्ट में। ये देखो बच्चा, ये वाला सर्कल जो मैं यहां ड्रा कर रहा हूं, here this is the ovary, right, और gynoecium, लेकिन ये स्लाइटली टेढ़ी होती है, टिल्टेड, ओब्लिक कहते हैं उसको, ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या होती है? एक्साइल। ये देखो बेटा, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, बाइलॉक्यूलर ओवरी है, 2 लॉक्यूल्स हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, और जो प्लेसेंटा है वो सेंटर में है, स्वोलन है। ये देखो बेटा, स्वोलन प्लेसेंटा, ये सेप्टम है, ओब्लिक है, isn't it? एंड इसके साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। ये देखो बेटा, और ऊपर आप एक डॉट ड्रा करोगे, दिस डॉट मींस मदर एक्सिस। इसका मतलब क्या है बेटा? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस मींस द एक्सिस विद विच द फ्लावर रिमेन्स अटैच्ड। प्लांट पे सपोज ये यहां पर स्टेम है, इस स्टेम में यहां ये फ्लावर अटैच है ना बेटा, तो इस फ्लावर की मदर एक्सिस ये स्टेम है। सो दिस इज द मदर एक्सिस। सो अगर आपने फ्लावर के ऊपर, ये फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ये डॉट दिखाया है, व्हाट डज दिस डॉट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स ए मदर एक्सिस, राइट। सो ये फ्लोरल डायग्राम है बेटा सोलेनेसी की, फ्लोरल डायग्राम। इज इट राइट? चलो बेटा, लास्टली वी विल मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सोलेनेसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? यस, जल्दी जल्दी बोलो। फूड यूज करते हैं, सोलेनेसी के मेंबर्स को हम यूज करते हैं एज फूड। लाइक वी हैव टोमेटो, इजंट इट? वी हैव पोटैटो, वी हैव ब्रिंजल। पोटैटो आपको पता है, इसको बोलते हैं पुअर मैन्स फूड, इजंट इट? सो these belong to Solanaceae. Spices जैसे चिली is a spice. Yes, we have medicines. कुछ ड्रग्स हम निकालते हैं यहां से, जैसे बेलाडोना है,
belladonna, and we have ashwagandha. Ashwagandha, shabash. Belladonna and ashwagandha. So these are two important medicines which are derived from Solanaceae. Then we have another important aspect, that is fumigatory. Fumigatory वो प्लांट होता है बेटा which is able to release fumes. जैसे अगर किसी प्लांट को जलाएंगे फिर उससे फ्यूम्स धुआं निकलेगा, isn't it? Even उसको हम बोलते हैं बेटा, अगर कोई प्लांट फ्यूम्स रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेटरी. और हमारे पास सोलेनेसी का एक मेंबर है जो फ्यूमिगेटरी है, दैट इज टोबैको, तंबाकू जिसको बोलते हैं, है ना. देन वी हैव ऑर्नामेंटल, जिसको हम सजावट के लिए यूज करते हैं, है ना, गमलों में प्लांट करके फिर उसको सजावट के लिए यूज करते हैं घरों में, जैसे पेट्यूनिया है, पेट्यूनिया, राइट. सो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप याद रखेंगे सोलेनेसी की. ठीक बच्चा. सो विद दिस वी कंप्लीट इंपॉर्टेंट questions which are likely to be asked in your board examination. So I hope you will go through all this, all the details which I have shared with you, and best of luck for your examinations. So Allah Hafiz beta.